ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी ना नियोप्लाज़्मा ऑफ द पैरानेज़ल साइनसेस इसके बारे में हम डिस्कस करना है और इंशाल्लाह ये लास्ट वीडियो होगी हमारी नोज़ वाले चैप्टर की। प्रोक्टोसिस भी इसी की तरह हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब नियोप्लाज़्म जो है ना वो हमारे पास पैरानेज़ल साइनसेस के दो तरह के हो सकते हैं, या वो कह रहे हैं हमारे पास बिनाइन हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे पास वो वही सेम मेलिग्नेंट हो सकता है, ठीक है। जो बिनाइन है ना उसके अंदर वो उसने फर्दर इसको कैटेगराइज किया हुआ है। हमारे पास हो सकता है ओस्टियोमा, ठीक है, फाइब्रस, डिस्प्लेजिया, बुक के अंदर सारे लिखे हुए हैं। फिर नंबर थर्ड पे हमारे पास होता है ओसीफाइंग फाइब्रोमा, ठीक है। फिर हमारे पास होता है एमेलोब्लास्टोमा, फिर इनवर्टेड पेपिलोमा हो सकता है, फिर मेनिंजियोमा हो सकता है, और फिर हमारे पास हो सकता है हीमेंजियोमा, ठीक है। जिस तरह हमने पहले पढ़े थे बिल्कुल वैसे ही आपको होगी। जबकि मेलिग्नेंट के अंदर वो कह रहा है हमारे पास इसकी जो है ना वो ओस्टियोमा में देख लो ना, थोड़ी सी कहानी एसिम्टोमेटिक होती है, बाकी इसके नाम याद कर लो मोर देन इनफ। यहाँ पे हमारे पास फाइब्रस टिश्यू होंगे, ठीक है, ओसिफाइंग फाइब्रोमा में ना, ठीक है। ओस्टियोमा में वो उसने बात बता दी है। बाकी अमाइलो ब्लास्टोमा में वो कह रहे हैं कि ओडोंटोजेनिक टिश्यूज जो है ना वो इन्वेड करते हैं मैक्सिलरी साइनस को। फिर इनमें बस नाम याद कर लो, इसके तफसील जाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा। जबकि मेलिग्नेंट के अंदर वो कह रहा है हमारे पास इसकी जो मेलिग्नेंसी है ना, पीपल वर्किंग इन हार्डवुड फर्नीचर, जो लोग फर्नीचर के अंदर इंडस्ट्री में काम करते हैं ना उनके अंदर देखा गया कि ये स्प्रेड कर जाता है। निकल इंडस्ट्री के अंदर, लेदर इंडस्ट्री के अंदर, या फिर जो मस्टर्ड गैस वाली इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं ना उनके अंदर जो है ना नियोप्ला प्लाज्मा ऑफ द पैरानेज़ल साइनस मेलिग्नेंट टाइप वाली बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसने लिखा हुआ नंबर थर्ड पे कार्सिनोमा ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। तो मैक्सिलरी साइनस मतलब मैक्सिला से हमारे पास वो अराइज होगा, और यहाँ पे वो कह रहा है कि लॉन्ग टाइम गिविंग सिम्टम ऑफ, जिनको बहुत लंबे अरसे से साइनोसाइटिस के सिम्टम्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली होता है ये हमारे पास डिस्ट्रॉय करता है बोन को, ठीक है, और इन्वेट करते हैं सराउंडिंग स्ट्रक्चर को। और यहाँ पे डिजीज़ जो है ना वो जो 40 से 60 साल के लोग हैं ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, और मेल्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। होता क्या डायग्नोसिस में वो कह रहा है नेज़ल की स्टिफनेस हो सकती है, ब्लड स्टेन्ड नेज़ल डिस्चार्ज हो जाता है, फिर पेन हो जाती है, साथ में एपिफोरा भी, मतलब सारी की सारी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। लेट में वो कह रहा है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ स्प्रेड बल्कि तो मीडियल स्प्रेड हो सकता है, एंटीरियरली वो फ्रंटल स्किन के साथ, मीडियली वो नोज़ के ऊपर जाके एपिस्टेक्सिस करवा देगा, इन्फीरियर अगर नीचे आ जाएंगे तो वो हमारे पास डेंटल पेन का करवा देगा, सुपीरियर जाएंगे तो वो आंखों के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपने ये यूँ याद, मीडियली नाक के ऊपर, सुपीरियरली आँख के ऊपर, मैक्सिला यहाँ पे है ना, तो सुपीरियरली आँख पे, मीडियली नाक के ऊपर, इंफीरियरली डेंटल के ऊपर, ठीक है, और एंटीरियरली जो इंटीरियर स्किन है फ्रंटल साइनस और वो सारी की सारी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो ये था हमारा इसकी स्प्रेडिंग के बारे में। पोस्टीरियरली अगर पूछ ले तो टेरेको मैक्सिलरी फोसा के पीछे जा सकता है, इंट्राक्रेनियली इवन दिमाग के ऊपर जो आपका सारा ब्रेन है वहाँ पे जा सकता है। फिर लिम्फेटिक में हमारे पास सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड के ऊपर जाएगा, मैंडिबल जो है ना आपका जबड़ा, वहाँ पे जो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड है वहाँ पे। सिस्टेमिक में वो कह रहा है इवन के लंग्स के अंदर जा सकता है, या फिर ये हमारे पास बोन्स के अंदर जा सकता है, ठीक, मतलब ये मैक्सिलरी जो वाला जो है ना। फिर उसने डायग्नोसिस में क्या करना है, सीटी कर लेनी है, रेडियोग्राफ कर लेना है, एंडोस्कोपी नोज़ की और मैक्सिलरी साइनस की कर लेनी है। यहाँ पे अच्छा उसने ना क्लासिफिकेशन दी हुई है। तो क्लासिफिकेशन में एक दो तरह की क्लासिफिकेशन है हमारे पास। एक हमारे पास है ऑन ग्रेन क्लासिफिकेशन, फिर AJCC अमेरिकन जॉइंट कमेटी की है, फिर हमारे पास लेडरमैन क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये दो तीन किस्म की जो है ना आपको क्लासिफिकेशन मैं ज़रा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। डस्टर किधर गया है यार मेरा, यहाँ पे इसी को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब इसी की जो है ना मेलिग्नेंट वाले की उसमें दी हुई है। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले है ऑन गेरेंस क्लासिफिकेशन, ठीक है। नंबर सेकंड पे उसने एक और क्लासिफिकेशन दी हुई है AJCC, मतलब अमेरिकन जॉइंट
कमेटी ऑन कैंसर, ठीक, ये क्लासिफिकेशन है। फिर हमारे पास है नंबर थर्ड पे लैडरमैन क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये तीन तरह की क्लासिफिकेशन के नाम आपको पता होना चाहिए। ऑन ग्रेन ऑन ग्रेन क्लासिफिकेशन में वो कह रहा है कि इमेजिनरी पे हमने लाइन ड्रा करती हैं, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रा करनी होती है जो कि मीडियल कैंथस ऑफ दी आई से और एंगल ऑफ मैंडिबल से, ठीक है। ये मैंडिबल का एंगल है और मीडियल कैंथस ऑफ आई, वहाँ से वहाँ तक हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करनी होती है। ग्रोथ सिचुएटेड अबव दिस प्लेन, अगर अगर इस प्लेन से ऊपर ऊपर ग्रोथ होगी, ठीक है, इसे हम कहेंगे सुपरा स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये हमारे पास पुअर प्रोग्नोसिस होती है। जो नीचे वाली होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होती है इस प्लेन से, और ये गुड प्रोग्नोसिस होती है। इतनी बात इसमें लिखी हुई है। बाकी एजेस क्लासिफिकेशन में वो कह रहा है हमारे पास ये हमारे पास वेल डिफ्रेंशिएटेड हो सकती है, मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड हो सकती है, और ये पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होती है, और ये जस्ट लाइक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के लिए हमारे पास होती है। फिर हमारे पास लेटरमैन में हमारे पास कह रहा है कि जो है ना उसको फर्दर उसने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे होगा सुपरा स्ट्रक्चर, या फिर हमारे पास होगा मीजो स्ट्रक्चर यानी दरमियान वाले स्ट्रक्चर है। फिर हमारे पास नीचे होगा इंफ्रा स्ट्रक्चर्स के लिए। सुपरा में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी, ऊपर देखो ना यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सुपरा स्ट्रक्चर में हमारे पास आएगा एथमाइड, सेफिनाइड, फ्रंटल और ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द नोज। ये फ्रंटल हो गया, एथमाइड हो गया, यहाँ पे सेफिनाइड साइनसेस होती हैं, वो मिला मिलू के आपने सुपरा स्ट्रक्चर में। मिडल में हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिलरी साइनसेस आ जाएंगी और रिस्पायरेटरी पार्ट ऑफ द नोज आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिलरी साइनस और हमारे पास रिस्पायरेटरी पार्ट ऑफ द नोज आ जाएगा। जबकि इंफ्रा में हमारे पास यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे हमारे पास एल्वियोलर प्रोसेस हमारे पास आ जाते हैं सारे के सारे। ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए, हमने क्या करना है, रेडियोथेरापी करनी है, सर्जरी कर देनी होती है। बाकी सम टाइम वो कह रहा है कि फुल कोर्स जो है ना हमें करवाना पड़ता है, ठीक है, जिसमें हमें ग्रोथ की एक्सटेंशन मिल जाती है, मैक्सिलेक्टमी भी करनी पड़ जाती है इवन। तो बाकी ये अच्छा एक और क्लासिफिकेशन उसने दी हुई है, ये तीन होगी ना। एक हमारे पास है TNM क्लासिफिकेशन, वो हम ज़रा देख लो, बस उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है TNM क्लासिफिकेशन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है सबसे पहले, और ये स्टेजिंग सिस्टम है कैंसर ऑफ द मैक्सिलरी साइनस का। जो मैक्सिलरी साइनस का कैंसर है ना, इसकी स्टेजिंग के लिए हमारे पास अभी मैक्सिलरी साइनस में सबसे पहले T1, T2, T3, फिर T4A और T4B होती है। अगर ट्यूमर सिर्फ साइनस म्यूकोजा तक लिमिटेड हो, ठीक है, और वो कोई भी एरूजन ना करवा रहा हो, तो ये T1 है। अगर इसने बोन की एरूजन करवा दी है, ठीक है, और वो हार्ड पैलेट मतलब आपके जो तालू है ना, हार्ड पैलेट वहाँ तक पहुँच चुका है, तो ये T2 है। अगर ये इन्वेड कर रहा है पोस्टीरियर मैक्सिलरी वाल तक, ठीक है, और साथ में सबकुटेनियस टिश्यू और हमारे पास मीडियल पार्ट ऑफ द ऑर्बिट तक, तो ये T3 के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। T4 में वो कह रहा है कि ये ट्यूमर इन्वेड करेगा एंटीरियर और वाइटल कंटेंट के ऊपर, स्किन के ऊपर, और आप गाल, आपके गोरे गोरे गाल जो है ना, स्किन ऑफ दी चीक्स वहाँ तक अगर इन्वॉल्व होगा तो T4A है। अगर वो आपका आर्पाइटल एपेक्स को इन्वॉल्व करे, अब दिमाग के ऊपर आप चले जाओ, ब्रेन में हमारे पास ड्यूरा मैटर, मिडल क्रेनियल फोसा, और हमारे पास क्रेनियल नर्व अगर इन्वॉल्व हो जाए तो T4B है। सिंपल में देखो, ये सिंपल वाला हमारे पास क्या है, साइनस जो है ना वो म्यूकोजा के वहाँ तक है, कोई एरोजन नहीं, एक नंबर काम किया है। 2 नंबर में बोन एरोजन कर दी है, हार्ड पैलेट तक। 3 में हमारे पास मीडियल साइड ऑफ द ऑर्बिट। 4 में हमारे पास इंटीरियर ऑर्बिट और गाल, गोरे गोरे गाल। 5 में हमारे पास यहाँ पे 4A में हमारे पास ये था, 4B में हमारे पास जो उसका चीक्स है, उससे ऊपर ब्रेन, ड्यूरा मैटर और वो सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये था हमारे पास जो कि मैक्सिलरी साइनस की हमारे पास मेटास्टेसिस। अब वो कह रहा है कि रीजनल लिम्फ नोड में एन है ना, ठीक है, तो लिम्फ नोड की जो क्लासिफिकेशन है उसकी मैं यहीं पे लिख लूँ या अलग से लिखती हैं, इसको मिटा के, ठीक है। तो एन एक होता है एक्स, फिर N0, फिर N1, N2 और हमारे पास N3 हो गया। NX कब होता है,
जब हमारे पास रीजनल लिम्फ नोड को हम एक्सेस ना कर सकें, ठीक है, हमें ना पता चल रहा तो मतलब नील है बिल्कुल। ज़ीरो में क्या है, यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि नो हो गया है अभी, लेकिन मेटास्टाइज नहीं हुआ किसी भी लिम्फ नोड के अंदर। वन में क्या है, अगर सिंपल इप्सी लेटरल लिम्फ नोड जो है ना वो इन्वॉल्व है, ठीक है, एक तरफ वाला जो है ना इप्सी लेटरल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है और वो 3 सेंटीमीटर या उससे लेस है तो N1 होगा। फिर वो कह रहा है N2 में क्या होगा, इसमें भी हमारे पास सिंगल इप्सी लेटरल जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व है लेकिन वो 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, ठीक है, दो दो के बाद तीन आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर से अगर वो लिम्फ नोड बड़ा है और वो मल्टीपल इप्सी लेटरल एक ही तरफ पे आ गया लेकिन वो 6 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। N3 में क्या है, तीन का डबल कर दो, 3 0 2 6 है ना, तो 6 सेंटीमीटर से हमेशा अगर बड़ा हो लिम्फ नोड तो N3 आ जाएगी। यहाँ पे कोई भी असेसमेंट नहीं मिली हमें, यहाँ पे था लेकिन लिम्फ नोड के अंदर नहीं गया। यहाँ पे इप्सी लेटरल लिम्फ नोड में 3 सेंटीमीटर से कम, 3 से 6, 6 से बड़ा, बस इतनी सी बात है एन में। अच्छा, डिस्टेंस मेटास्टेसिस अब आ जाते हैं एम वाला, ये TNM है ना, तो हमारा ये इसका एम रह गया। तो एम में वो कह रहा है MX है, एम वो 0 है और M1 है। MX में हमारे पास कोई भी असेसमेंट नहीं हुई, M0 में हमारे पास इसके अंदर अभी मेटास्टेसिस नहीं हुई लेकिन एक्चुअल में जो है ना वो हो चुका है। M1 में हमारे पास जो है ना वो मेटास्टेसिस प्रॉपर हो चुकी, तो बस आपकी इतनी सी क्लासिफिकेशन। फिर वो कह रहा है कि स्टेजिंग ऑफ द कैंसर जो है ना वो थोड़ी सी इसने की हुई है, थोड़ा सा बोरिंग सा हो चुका है लेकिन अब इसको हम देख लेते हैं साथ ही। स्टेजिंग ऑफ द मैक्सिलरी एंड एथमाइड साइनसिस, ठीक है, स्टेजेस ऑफ मैक्सिलरी प्लस एथमाइड साइनसिस, इसके अंदर इसने स्टेज 1 की हुई है, ठीक है, फिर स्टेज 2 की हुई है, स्टेज 3 की हुई है, स्टेज 4 की हुई है, 4A, फिर स्टेज 4B और फिर स्टेज 4C के साथ किया हुआ। स्टेज 1 में वो कह रहा है कि हमारे पास टी कैसे शुरू किया हुआ था हमने, यहाँ पे होगा T1, यहाँ पे आपने लिखना है T2, यहाँ पे T3, तीन की जगह 3, यहाँ पे T4, ठीक है, फिर यहाँ पे हाँ बस यहाँ तक देख लो अभी, ठीक है, T1 2 4A तक आपने 4 तक लिख दिया, T1 2 3 4। बाकी यहाँ पे क्या लिखना है आपने, N, T हो गया, MN था ना क्लासिफिकेशन, ये MN रह गया, N0, 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 ठीक है, और फिर यहाँ पे भी N0, ठीक हो गया। फिर आगे M आ रहा तो M भी आपने क्या लिखना है, 0 ही लिख देना है, M0, 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 ये चार आपकी क्लासिफिकेशन पूरी होगी। ये वाले है सच, बाकी के 0 0, मतलब वो एक्सेस हो चुकी हैं लेकिन उनकी आगे मेटास्टाइज नहीं हुआ। तो टी की किस लिए हम यूज़ कर रहे थे, अगर वो सिर्फ साइनसिस तक इन्वॉल्व था, रोयन नहीं करवाई थी, 1 के अंदर, 2 के अंदर इसने रोयन कराई थी हार्ड पैलेट तक, 3 में वो मैक्सिलरी सब और ऑर्बिट तक चला गया था, और 4 में हमारे पास था वो चीक्स तक चला गया था, ठीक है। अब हमारे पास निकाल 4A तक गए हैं लेकिन अब हमारा 4B रहता है, लेकिन 4A में भी जो है ना उसने दो चीज़ें लिखी हुई है, T4 ये लिखा हुआ है, फिर आपने T4 लिख के, ठीक है, N जो है ना वो 1 कर देना और M जो है ना वो 0 ही रहने देना, बस ये N1 का एक आपने इजाफा करके ये T4 की दो क्लासिफिकेशन बना देनी है। इसी तरह 4B की जो है ना वो आपने अब करानी है, ठीक है, तो 4B की भी आपने दो क्लासिफिकेशन बना देनी है। इसके अंदर टी, तो कोई भी टी आप लिख दो लेकिन साथ में N2 आना, यहाँ पे N1 था, यहाँ पे अब N2 होगा, फिर साथ में N2 के बाद N3 आ जाएगा। ये इस तरह करके आपने बस याद रखना है। M जो है ना वो हमेशा साथ 0 ही चल रहा है अभी तक, ये शरीफ सा है। लेकिन जो 4C है ना, इसके अंदर आप कोई भी T लिख सकते हैं, कोई भी N लिख सकते हैं, लेकिन M यहाँ पे 0 0 था तो यहाँ पे M आपने 1 लिख देना, ठीक है। यहाँ पे कोई भी N1 2 3 T1 2 3 लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं यहाँ पे N की, लेकिन M हमेशा अगर 1 होगा तो मतलब 4C क्लासिफिकेशन है। तो MCQs में अगर आपके पास आ जाए कि मैं T3 N3 M1 लिख दूँ, तो जब M1 आपको नज़र आ गया तो इसका पक्का पक्का है कि ये 4C वाले स्टेज में है। बाकी M0 है हर जगह, N भी ऑलमोस्ट 0 है लेकिन सिर्फ 4A के अंदर N1 है,
बी के अंदर 2 और फिर बी के अंदर ही 3 आ जाता है, ठीक है। बाकी एम वो ज़्यादा 0 है। ये क्लासिफिकेशन मुझे इतनी ही समझ आई है। बाकी अगर किसी को इससे अच्छा आता है तो वो मुझे प्लीज़ बता दें या मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा। मैंने इसी तरह रट्टा लगाया हुआ है। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये था मैक्सिलरी की। लास्ट पे वो कह रहा है कि एथमाइड जो है ना, इसकी कुछ मेलेग्नेंसी हो सकती है जो आपके आई के इर्द गिर्द है ना, साइनसिस, उसकी मेलेग्नेंसी को थोड़ा सा देख लो, बस आपका ये ख़त्म है। एथमाइड साइनस की मेलेग्नेंसी जो है ना, वो हमारे पास क्या है कि जब मैक्सिलरी जो है ना वो अगर ग्रो कर जाए, वो इवन एथमाइड को भी इन्वॉल्व करेगी। सेम वही है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ब्लड स्टेन नेजल डिस्चार्ज, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगी, ब्रॉडनिंग ऑफ द नेजल रूट होगा, और मेनिंजाइटिस के साथ वो पेशेंट प्रेजेंट करेगा। फिर आपने डायग्नोसिस में सीटी कर लेनी है, फिर प्री ऑपरेटिव रेडिएशन देख लेनी है, ठीक है। और अब हमारे पास ये सभी, उसके बाद हमारे पास लास्ट पे रहता है फ्रंटल साइनस। ये मोस्टली जो है ना वो 50 से 60 साल के जो लोग हैं उनके अंदर होता है। क्लिनिकल फीचर में वो कह रहे हैं हमारे पास पेन होगी, बस स्वेलिंग ऑफ द फ्रंटल रीजन होगी, साथ में वो कह रहे हैं हमने ट्रीटमेंट में सर्जरी कर देनी है। लास्ट में हमारे पास है सफिनाइट साइनस की मेलिग्नेंसी। वो कह रहे हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ये बहुत ज़्यादा रेयर है हमारे पास, इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है प्रोक्टोसिस का वाला। इसको भी यार लगे हाथ देख लो, फिर मुझसे ये दोबारा नहीं होगा। मेरी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है अभी, ऑलमोस्ट 4:30 होने वाले हैं सुबह के। मैं अभी तक वीडियो बना रहा हूँ, सारी आवाज़ सोई हुई है। कोई बात नहीं, शायद किसी एक बंदे की हेल्प हो जाए मेरी वजह से तो। अच्छा, प्रोक्टोसिस बेसिकली क्या होता है? ऑर्बिट जो है ना वो आँख, जो फटी फटी आँख, इसे हम प्रोक्टोसिस कहते हैं ना, ठीक है। तो रिजिड ऑर्बिट हैज रिजिड वॉल, एनी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं है, और जो भी आप जो है ना वो स्पेस आई की ऑक्यूपाई करेगी, आई आगे प्रोट्रूड कर जाएगा। इटियोलॉजी में हमारे पास वो कह रहा है कि इसकी क्यों होती है, तो इसके लिए एक निमोनिक है VEIN, मतलब कोई वेस्कुलर मसला है। ई से हमारे पास एंडोक्रेनियल मसला है, एंडोक्राइन का कोई। आई से हमारे पास इन्फ्लामेशन, ठीक है, या इन्फेक्शन। और हमारे पास एन से है नियोप्लास्टिक चेंजेस आ सकती हैं। अब नियोप्लास्टिक में भी हमारे पास जो है ना दो तरह की उसने की हुई। नियोप्लास्टिक में एक हमारे पास आती है प्राइमरी ट्यूमर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। फिर उसने कहा हुआ है ट्यूमर ऑफ पैरानेजल साइनसिस, ट्यूमर ऑफ पैरानेजल साइनस, और हमारे पास हो सकता है मेटास्टेटिक ट्यूबर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वेस्कुलर के अंदर उसने लिखा हुआ है कि वर्नस हिमेंजियोमा या केरोटिड वीनस फिस्चुला की वजह से हमारे पास जो है ना वो आंख प्रोक्टोसिस कर देगा। एंडोक्राइनल में वो कह रहा है कि ग्रेव डिजीज जिनको होती है उनके अंदर। अब इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में वो कह रहा है हमारे पास इडियोपैथिक ऑर्बिटल इन्फ्लामेशन हो सकती है, वैगनर्स ग्रेनुलोमा हो सकता है, बाकी नियोप्लास्टिक में प्राइमरी हो सकता है, और हमारे पास मेटास्टेटिक ट्यूमर हो सकता है, ये ट्यूमर ऑफ पैरानेजल साइनस, ये 3 हो सकती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी के अंदर वो कह रहा है शिवानोमा, ग्लायोमा, ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा इसकी बड़ी वजह है, और डिस्प्लेजिया। फिर हमारे पास ट्यूमर ऑफ पैरानेजल साइनस में एंजियोफाइब्रोमा, मेनिंजियोमा, एथमाइडल साइनसिस के अंदर भी सारे के सारे। बाकी मेटास्टेटिक में वो कह रहा है कि कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, अगर वो फैल जाए तो ब्रेस्ट के अंदर चला जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा, प्रोस्टेट के अंदर चला जाएगा, किडनी के अंदर चला जाएगा, जीआईटी में, और इवन थायराइड ग्लैंड के ऊपर चला जाएगा। एवेल्यूएशन किस तरह करनी है? आपने उसकी जो है ना वो डिटेल हिस्ट्री ले लेनी है, तो आपको पता चल जाएगा। और इसके साथ जो भी इलनेस है ना, ठीक है, वो आपने देख लेनी है। साथ में वो कह रहा है फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने देखना है कि किस टाइप की प्रोक्टोसिस है, ठीक है, और कंडीशन क्या है कंजक्टाइवा की, वो आपने इसकी देखनी है। तो साथ में आपने जो उसका स्क्लेरा है ना, उसकी अपीयरेंस देख लेनी है। तो ये 3 चीज़ें देख के आप हिस्ट्री और इसके साथ अपीयरेंस देख लेनी है। फिर आपने क्या करना है, सीटी करवानी है, एमआरआई करवानी है, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी करवा लेनी, और सिस्टेमिक डिजीज मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि इसकी वजह से ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो चुका है ना, तो आपने क्या करना है, मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स दे देनी है टू प्रिवेंट ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, स्टीराइड दे देनी है अगर वो सूडोमोनास का इन्फेक्शन है, अगर लिम्फोमा है तो उसके लिए आपने कीमोथेरापी दे देनी है, और अगर मेलेग्नेंसी है तो उसके लिए आपने रेडिएशन लगा देनी है। सिंपल सी बात है। बाकी सर्जरी अगर करनी है तो ऑर्बिट की सर्जरी कर दो, एंडोस्कोपिक ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन भी आप कर सकते हो, तो ये सारी आपकी प्रोक्टोसिस भी खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ऑल अबाउट दिस नोज़। वो काफ़ी टाइम वो लग गया मुझे, लेकिन फिर भी कंप्लीट तो हो गया ना, ठीक है।
आई ट्राइड माई बेस्ट कि इसको अपने बेस्ट वे में जो है ना वो कवर कर सकते। फिर भी अगर कोई गलती होगी तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप इसके अंदर आके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। एक चैप्टर की मैंने जो रह गया ना उसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली 30 मिनट की मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो ऐड नहीं हो सकी। लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई के उसको किसी जो है ना वेले टाइम में बैठ के जो बना दूँगा। ये हमारा हो गया। अभी हमारे पास जो है ना छोटे-छोटे चैप्टर रह गए हैं ना, वो रहते हैं हमारे पास। लेट मी चेक इट इन द सेक्शन ओरल कैविटी रहता है, ठीक है। अब ओरल कैविटी को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। वेरी कैन यू कैन आस्क मी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।